गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 13 अप्रैल और मैं हूं नवदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं टैक्स अपडेट्स बाय नवदीप गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं जीएसटी के अंदर। तो इसके लिए हमने वेबसाइट ओपन की हुई है taxguru.in। इसके हम होम पेज पे आ जाते हैं और इसके बाद जीएसटी में अपडेट हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जीएसटी के अंदर क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूज़ पे चलते हैं, जीएसटी के अंदर क्या क्या न्यूज़ है। तो आइए इसमें जानते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है 12 अप्रैल की, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस सिस्टम। इसको जान लेते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ई-वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए क्या इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो इसके अंदर है टू एनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ ई-वे बिल या ई इनवॉइस सिस्टम, एनआईसी इज इंट्रोड्यूसिंग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर login to e-way bill या e-invoice system. In addition to username or password, OTP will also be authenticated for login. अब इसका मतलब है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक OTP आएगा लॉगिन पासवर्ड के अलावा, जो ई-वे बिल और ई इनवॉइस के लिए रिक्वायर्ड होगा। क्या क्या मेथड होंगे जिससे OTP जनरेट हो सकता है। एक तो SMS के थ्रू मोबाइल के ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि नॉर्मली अभी होता ही है, ये हर किसी केस में हम लोग OTP मोबाइल पर रिसीव करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने एक संदेश ऐप लॉन्च किया हुआ है या करेगी, जिसके अंदर OTP आएगा, और एक NIC GST शील्ड ऐप, 2 एप्लीकेशंस होंगी जिसके अंदर 2 वे ऑथेंटिकेशन हो पाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा 2 वे ऑथेंटिकेशन का, उसके लिए कहते हैं मेन मेन्यू में जाना है, देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को क्लिक करना है, कंफर्म करना है रजिस्ट्रेशन। वंस कंफर्म, सिस्टम विल आस्क OTP अलॉन्ग विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब आप समझिए कि ये ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है। तो कहते हैं दिस फैसिलिटी इज प्रेजेंटली ऑप्शनल, हाउएवर इन फ्यूचर इट विल बी मेड मैंडेटरी। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों करना चाहती है, बिकॉज आजकल बहुत सारी फेक बिलिंग भी होती है। तो कई बार क्या होता है कि पर्सन को नॉलेज नहीं होती कि उसके ई-वे बिल के लॉगिन पासवर्ड से ई-वे बिल बनाए जा रहे हैं, बिकॉज SMS वगैरह आते हैं, लोग इतना ध्यान नहीं देते। और हर बार क्या होगा ना, एक लायबिलिटी भी फिक्स हो पाएगी। अगर कोई पर्सन कहता है कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है या फिर कोई फ्रॉडस्टर ही है, तो ये पता चल पाएगा कि वो किस मोबाइल नंबर से बार बार एक्सेस करता है। तो गवर्नमेंट को इससे एक और डेटा मिलेगा, जिससे वो उनको और स्ट्रिक्टली चेक कर पाएंगे कि कौन पर्सन या कितने GST किस मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर है 1 अरेस्टेड बाय DGGI गुरुग्राम ऑफिसर फ्रॉडलेंटली अवेलिंग ITC। ये तो होता ही रहता है कि लोग फ्रॉड करते रहते हैं, गवर्नमेंट उससे पकड़ती रहती है उमंग ओवरसीज और इन कंपनीज के बारे में। देन प्रपोज अमेंडमेंट इन CGST एक्ट। अब जो प्रपोज अमेंडमेंट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, क्या क्या अमेंडमेंट फाइनेंस बिल 2022 से रिकमेंड की गई है GST काउंसिल ने। तो कहते हैं अमेंडमेंट पर्टेनिंग टू GST लॉ आर मेनली इन क्लॉज 99 to 113 ऑफ फाइनेंस बिल 2022। और इसमें क्या हुआ है, मेन एम्फेसिस मतलब पर्पस क्या है इसका, टू अलाइन द लीगल प्रोविजन इन एक्ट विद प्रेजेंट GST 1/3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। कि जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके हिसाब से GSTR 1 और GSTR 3B को अलाइन कर पाए। अब कहते हैं देयर आर सम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स। अब कुछ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट भी हैं क्लॉज 114, 115, 118 एंड 121 में। अब ये क्या है इसको भी जानेंगे। और अदर मिसलेनियस प्रपोजल्स क्या है, सेक्शन 29 इसके लिए होता है लाइबल फॉर कैंसिलेशन। कहता है प्रपोज टू अमेंड टू प्रोवाइड अ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड वेयर। अब एक पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कब हो जाएगा, अंडर द कंपोजिशन स्कीम ही हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम ड्यू डेट। अगर एक फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न उसने 3 महीने के बियॉन्ड तक नहीं फाइल की तो उसका GST नंबर कैंसिल हो जाएगा। सेकेंड है पर्सन अदर देन अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब नॉर्मल पर्सन जो होते हैं, हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर अ पीरियड कंटिन्यूस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखो पहले 6 महीने होता था, अभी सरकार ने कर दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब क्या है कि एक शॉर्टर पीरियड भी गवर्नमेंट बता सकती है, लॉन्गर पीरियड भी बता सकती है, या फिर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग पीरियड भी हो सकता है। फिर सेक्शन 47 है, उसमें अमेंडमेंट किया और ये लेवी ऑफ लेट फीस और डिले फाइलिंग ऑफ GSTR रेट बाय TCS डिडक्टर। इसका मतलब ये है कि जो TCS जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, अगर वो रिटर्न अपने लेट फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है ये रिकनसाइल करने में कि जो TCS
जिन जिन लोगों का काटा है उन्होंने प्रॉपर सेल अपनी रिफ्लेक्ट की है, गवर्नमेंट के पास की नहीं किया, इसलिए उन्होंने लेट फीस का प्रोविजन डाल दिया, जो फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। फिर सेक्शन 49 में क्या अमेंडमेंट है? फॉर प्रिस्क्राइबिंग द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी विच कैन बी डिस्चार्ज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। अब सेक्शन 49 अमेंड कर रहे हैं कि कितना लायबिलिटी को आईटीसी से एडजस्ट कर सकते हो उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ लायबिलिटी तो बैंक से पे करनी ही पड़ेगी। बेसिकली गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन प्रोविजंस को अमेंड कर रही है। अब फिर आते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, क्या क्या है? तो सेक्शन 49 है टू अलाउ ट्रांसफर ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। बेसिकली सेम पैन नंबर पे जो पर्सन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को ट्रांसफर कर सकेगा। किसी ने अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी में टैक्स जमा कराया और अब उसको लगता है कि भाई ये तो मेरी इस वाली स्टेट के जीएसटी में यूज हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम जो है खत्म होगी टैक्स पेयर्स की। जो गवर्नमेंट ने वैसे ही यहाँ पे क्या भी है, इंप्रूविंग द लिक्विडिटी ऑफ ऑल टैक्स पेयर्स। फिर आता है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू प्रोवाइड इंटरेस्ट would be charged on ineligible input tax credit only when such credit has been availed as well as utilized। अब देखो एक वर्ड है यहाँ पे availed as well as utilized। इसका एग्जांपल देते हैं। सपोज करो एक कार का सर्विस कराई किसी पर्सन ने, उसका इनपुट था, पर्सन ने इनपुट अवेल कर लिया, लेकिन उसको अगले महीने पता चला कि अरे ये तो मैंने गलत अवेल कर लिया, तो उसको रिवर्स कर दिया। तो ऐसे केस में सरकार कहते हैं कि हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, और ये अमेंडमेंट वो रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं, तो जेन्युइन भी है। अगर एक पर्सन ने इनपुट अवेल किया और उसको यूटिलाइज कर लिया टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए, और उसके बाद वो रिवर्स करता है, तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं कि हाँ अब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज आपको पिछले महीने पैसा देना था गवर्नमेंट को, आपने नहीं दिया, गलत इनपुट क्लेम किया, तो अब आप इसका इंटरेस्ट दो। तो बिल्कुल ठीक प्रोविजन है जो गवर्नमेंट सही कर रही है इस चीज़ को। प्लस एक और है, ऑल्सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रपोज टू बी रिड्यूस रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 टू 18% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 18% हो रहा है सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के अंदर, फ्रॉम एग्जिस्टिंग रेट ऑफ 24%। अभी क्या होता है कि अगर किसी ने इनपुट रॉन्गली अवेल किया तो उसको 24% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर किसी की आउटपुट लायबिलिटी के ऊपर लेट पेमेंट है तो उसको 18% देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट इसको दोनों को अलाइन कर रही है कि आइदर आपने इनपुट रॉन्गली अवेल किया या फिर आपने लायबिलिटी का पेमेंट लेट किया, तो दोनों केस में आपको 18% इंटरेस्ट ही देना है। तो ये भी बेटर है, बिकॉज इससे क्या होगा कि लीगल डिस्प्यूट खत्म हो जाएंगे, भाई मेरा आईटीसी अवेल रॉन्गली है या लायबिलिटी थी, बिकॉज ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से भी डिस्प्यूट्स होते हैं। फिर सेक्शन 54 में अमेंडमेंट है, इंक्रीज द टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक डिप्लोमेटिक मिशंस। तो कहते हैं टाइम लिमिट बढ़ा दी उन्होंने, 2 ईयर्स कर दी है फ्रॉम लास्ट डे ऑफ क्वार्टर, जहाँ का रिफंड लेना है उस क्वार्टर के लास्ट डेट से 2 ईयर कर दिए। किसके लिए? डिप्लोमेटिक मिशन है या यूनाइटेड नेशंस, इन सबके जो एजेंसीज होती है उनके लिए। फिर है टू प्रोवाइड क्लैरिटी रिगार्डिंग रेलिवेंट डेट ऑफ फाइलिंग रिफंड एसईजेड और एसईजेड डेवलपर, इनके लिए कि कब रिफंड फाइल करेंगे, बिकॉज एसईजेड और एसईजेड डेवलपर क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट्स करते हैं, सारे एक्सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट की बेनिफिशियल स्कीम है कि एक्सपोर्ट के केस में टैक्सेस को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, रिफंड किया जाएगा, तो उसके ऊपर क्लैरिटी है। और टू प्रोवाइड क्लैरिटी रिगार्डिंग अवेलिंग रिफंड ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कैश लेजर में कैसे कैसे बैलेंस को रिफंड को क्लेम करना है, उसके ऊपर क्लैरिटी सेक्शन 54 में प्रोवाइड की जा रही है। अब इससे होगा क्या, इट विल हेल्प इन रिमूविंग डाउट एंड लीगल डिस्प्यूट। डाउट और लीगल डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा कि मैं कितने पीरियड में रिफंड फाइल करूं, और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। प्लस अब एक बहुत ही मेजर अमेंडमेंट जो हो रही है वो है टाइम लिमिट ऑफ फॉलोइंग कंप्लायंस। कहता है इन सब कंप्लायंस की टाइम लिमिट जो है एक्सटेंडेड एंड फिक्स्ड टू 30 नवंबर, इन सारे कंप्लायंस को 30 नवंबर तक अब आप कर सकते हो। क्या कंप्लायंस है? सेक्शन 16(4) है, क्लेमिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। अभी तक क्या होता है कि हम करेंटली एक फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उसके 6 महीने के एंड तक, यानी कि 30 सितंबर तक इनपुट को क्लेम कर सकते हैं, और अदरवाइज ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न जो भी पहले हो, बेसिकली 20 अक्टूबर से पहले की जो रिटर्न फाइल होती है उसके अंदर हमें सारा इनपुट क्लेम कर सकते हैं।
बट प्रॉब्लम क्या आती है कि किसी की डेट 20 अक्टूबर है, किसी की डेट 24 अक्टूबर है, और एनुअल रिटर्न की डेट भी बढ़ती रहती है, तो गवर्नमेंट को बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसलिए उन्होंने एक डेट को फिक्स कर दिया कि अब ये 30 नवंबर जो डेट है, यहाँ तक आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। कोई भी पुराने साल का इनपुट आपका रह गया तो बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। एक तो पहले अक्टूबर होता था, अब ये नवंबर हो गया, इसमें भी आपको समय ज़्यादा मिलेगा एसएससी को। अब क्या है कि पिछले साल का बेनिफिट क्लेम करना है। नेक्स्ट है कि अगर पिछले साल से जुड़ी कोई सप्लाई है, उसका क्रेडिट नोट और उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी है, तो वो भी 30 नवंबर तक कर सकते हो। अगर मानो हमने कोई सेल का इनवॉइस इशू किया, अब हमें वो रिवर्स करना है, तो पहले हम 30 सितंबर तक कर सकते थे, अब हम 30 नवंबर तक कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रोविजन है। सेक्शन 37(3) कहता है रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स इन डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आप कहते हैं कि कोई गलती हो गई जीएसटीआर 1 फाइल करते हुए आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को, तो क्या करें, उसको अगर रेक्टिफाई करना है तो वो भी पहले हम 6 महीने तक कर सकते थे, अब हम उसको नवंबर तक कर सकते हैं। फिर है सेक्शन 39(9) रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर फर्निश्ड इन अ रिटर्न। अब 39 में क्या है, जीएसटी 3B फाइल होती है, तो जो 3B में अगर कोई मिस्टेक है तो वो भी आप नवंबर तक ठीक कर सकते हो। और फिर है सेक्शन 52 सबसेक्शन 6 रेक्टिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर इन स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय टीसीएस ऑपरेटर। अब टीसीएस की रिटर्न में कोई गलती हो गई तो वो भी आप 30 नवंबर तक सही कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि सब कुछ 30 नवंबर तक कर दे, टाइमलाइन सिंक्रोनाइजेशन हो गया कि भाई जो भी करेक्शन करना है 30 नवंबर तक कर लो, प्लस एडिशनल टाइम मिलेगा टैक्स पेयर को कि आप अपनी करेक्शन ठीक कर सकते हो। आप कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग दी रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को क्या सही कर रहे हैं। अमेंडमेंट आर प्रपोज्ड इन सीजीएसटी एक्ट टू अलाइन लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू फाइलिंग इन जीएसटी विद द प्रेजेंट जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम। कहते हैं सेक्शन 37 में क्या अमेंडमेंट हो रही है, टू प्रोवाइड टैक्स पीरियड वाइज सिक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1। अब देखो सिक्वेंशियल फाइलिंग का मतलब क्या है। अभी तक क्या होता है कि पर्सन जो है जीएसटीआर 1 कभी कभी किसी मंथ की मिस भी हो जाती लोगों की, उन्होंने क्या किया 3B फाइल कर दी, टैक्स जमा करा दिया, 1 फाइल ही नहीं किया। ऐसे कई सारे लोग थे, बिगर उनको क्या है जैसे सप्लायर का कभी जीएसटी नंबर आना है या कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो बिल कितने में फाइनल होना है, तो वो लोग 3B में टैक्स जमा करा के रिटर्न फाइल कर देते थे, 1 को कई बार भूल जाते थे, फिर नेक्स्ट पीरियड में क्या है 1 फाइल कर दी। तो जब कभी कोई रिफंड एप्लीकेशन या कुछ और चीज़ें होती थी तो पता चलता था कि अरे ये वाली रिटर्न तो रह गई जीएसटीआर 1 की। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा ना हो, पहले पर्सन जीएसटीआर 1 फाइल करे। इससे क्या होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी जो लोग अननेसेसरी पास ऑन करते हैं कि भाई इसका बिल उसको काट दिया, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी और सिक्वेंशियल फाइलिंग होगी तो पहले 1 फाइल होगी ताकि 3B की लायबिलिटी ऑटोमेटिक डिटरमाइन हो पाए। फिर है टू डू अवे विद 2-वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन रिटर्न फाइलिंग। फिर एक 2-वे कम्युनिकेशन निकाला कि एक सप्लायर, एक परचेजर जो है अपने सप्लायर को 2-वे कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करेगा कि भाई आपका बिल रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, फिर वो एक्सेप्ट करेगा, फिर उधर परचेजर को इनपुट मिलेगा, इधर सप्लाई की लायबिलिटी में ऐड होगा। इससे ना कन्फ्यूजन और हो रहा था बिकॉज और लोग इसको यूज़ भी नहीं कर रहे थे जो सिस्टम था। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि 2-वे कम्युनिकेशन खत्म कर दे कि इनपुट उतना ही मिलेगा जितना आपके गवर्नमेंट के क्रेडिट रिकॉर्ड में रजिस्टर में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि बेसिकली 2B रिपोर्ट होती है उसके अंदर। आप कहते हैं सेक्शन 38 में क्या क्या चेंज कर रहे हैं। कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रिसिपिएंट बाय मींस ऑफ ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। अब कहते हैं इनवर्ड सप्लाई पे जो भी आपका इनपुट होगा एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो आपको ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट से कम्युनिकेट किया जाएगा कि आपका ये वाला इनपुट बनता है, ठीक है। फिर सच ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट टू कंटेन डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स क्रेडिट मे बी अवेल्ड। कहता है इनवर्ड सप्लाई जिन पे इनपुट अवेल कर सकते हैं एंड डिटेल ऑफ सप्लाई ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी अवेल्ड, और वो भी बताएंगे कि किस पे अवेल नहीं कर सकते। जो ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होगी वो अपने आप बताएगी। बेसिकली जीएसटीआर 2B के अंदर आज भी ये चीज़ होती है, उसमें लिखा होता है कौन सी सप्लाई है जिन पे इनपुट हम क्लेम कर सकते हैं, किस पे इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। फिर आता है सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट विच रिस्पेक्ट टू सप्लाई कैन बी अवेल्ड ओनली इफ सच क्रेडिट हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड इन द डिटेल कम्युनिकेटेड टू टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 38। अब कहते हैं कि इनपुट ओनली इफ सच क्रेडिट हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो इनपुट आपको बताया है और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है उसी को क्लेम कर सकते हो, बस आप एक्स्ट्रा क्लेम नहीं कर सकते आप। फिर है सेक्शन 39 अमेंड कर रहे हैं। कहता है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 बिफोर फाइलिंग 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। अब कह रहे हैं पहले आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी पड़ेगी तब आप 3B फाइल कर पाओगे।
बहुत ही अच्छा प्रोविजन है कि एक के बाद एक रिटर्न फाइलिंग हो रही है। तो कहते हैं तो चेंज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ मंथ बाई नॉन रेजिडेंट टू 13th ऑफ फॉलोइंग मंथ। अब नॉन रेजिडेंट के केस में 13 तारीख कर दी है रिटर्न फाइलिंग डेट। इसके बाद सेक्शन 41 में अमेंडमेंट है, वो क्या है, टू डू अवे विद कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेम ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। अब कहते हैं जो क्लेम प्रोविजनल बेसिस पे होता था वो खत्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टू प्रोवाइड फॉर अवेलमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहता है सेल्फ असेस्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप अवेल कर पाओगे, अपने आप ही असेस करो और अवेल करो, प्रोविजनल बेसिस का काम ही खत्म हो गया। टू प्रोवाइड फॉर अ मैकेनिज्म फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इफ टैक्स देयरऑन हैज नॉट बीन पेड बाय सप्लायर। अब कहते हैं रिवर्सल का ना एक सिस्टम बता रहे हैं वो, अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो बेसिकली क्या है, इसके ऊपर बड़ी ही जजमेंट आई है कोर्ट की और बड़ा डिस्प्यूट है कि भाई अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो गवर्नमेंट सप्लायर को पकड़े, जिसने बाय किया उसकी क्या गलती है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, जो जेन्युइन टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा गवर्नमेंट उसी का बेनिफिट आगे पास ऑन करेगी। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 41 में अमेंडमेंट की हुई है। अब कहते हैं सेक्शन 42, 43 एंड 43A ऑफ CGST एक्ट आर बीइंग ओमिटेड एज टू डू अवे विद। अब क्या कहते हैं 3 सेक्शन ही खत्म कर दिए। किस चीज के लिए, कॉन्सेप्ट क्लेम ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन प्रोविजनल बेसिस एंड सब्सिक्वेंट मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ सच क्रेडिट। कहता है प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो ना ही तो सब्सिक्वेंट उसको मैच कराना है कि उसका इनपुट आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो रिवर्स करना होता है, ना ही वो रिवर्स करना पड़ेगा, और अगर वो बाद में आ गया रिवर्स करने के बाद तो ना ही रिक्लेम करना पड़ेगा। तो सारा कुछ खत्म कर रहे हैं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ऐसे ही आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं होगा। और 2-वे कम्युनिकेशन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में 2-वे कम्युनिकेशन भी खत्म कर रहे हैं। तो ये जो है नए नए चेंजेस हैं जो अभी GST के एक्ट में आ रहे हैं। इसके बाद एक नई न्यूज़ है, 1 पर्सन अरेस्टेड फॉर बोगस ITC क्लेम फ्रॉम फेक बिल ऑफ 102 करोड़। ठीक है, ये भी पकड़े जाते हैं लोग। न्यू फंक्शनैलिटीज फॉर टैक्स पेयर ऑन पोर्टल इन मार्च 2022, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नो डिस्क्रिपेंसी इन पेमेंट ऑफ GST टू स्टेट्स, GST काउंसिल का न्यूज लेटर। गाजियाबाद CGST ने अरेस्ट किया किसी पर्सन को, माइनिंग सेक्टर। तो बेसिकली न्यूज़ तो हमारी कवर हो गई। अब हम एक बार जुडिशरी पे आ जाते हैं। जुडिशरी से पहले हम लोग ना नोटिफिकेशन और सर्कुलर देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या नोटिफाई कर रही है। तो हम पढ़ लेते हैं। एक है वीकली न्यूज लेटर फ्रॉम चेयरमैन CBIC, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बिकॉज ये अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट फॉर GST रजिस्ट्रेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, ये राजस्थान से रिलेटेड है। अब ये सर्कुलर जो है, सर्कुलर नंबर 6 अप्रैल का, ये इंपॉर्टेंट है। नो डिटेंशन ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ अंडर वैल्यूएशन। अब देखो केरला हाईकोर्ट की एक जजमेंट थी कि अगर आपने कोई अंडर वैल्यूएशन का केस पकड़ा है GST डिपार्टमेंट ने, तो उसके लिए वो गुड्स को डिटेन नहीं करेंगे, सिंपल एक रिपोर्ट बना के जुडिशल ऑफिसर को दे देंगे, ऑफिसर फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करके अपना ऑर्डर पास करेगा। इस GST सर्कुलर नंबर 1/2022 5 अप्रैल को रिगार्डिंग करेक्ट सबमिशन ऑफ रिटर्न्स अंडर GST, बेसिकली ये कहते हैं कि आप अपने रिटर्न को प्रॉपर्ली फाइल करो, जिसमें कि जो भी IGST की लाइबिलिटी आ रही है जिस स्टेट की, उस स्टेट में शो करो, बिकॉज बाद में उस स्टेट को उसका बेनिफिट मिलता है। फिर ये लास्ट ईयर 31 मार्च की बहुत सारी नोटिफिकेशंस हैं रेट के रिगार्डिंग, क्या क्या रेट चेंज हो रहे हैं उन सब चीज़ों पर। अब GST में जुडिशरी पढ़ते हैं कि लेटेस्ट जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं वो क्या आ रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है 7 अप्रैल 2022 की, ये रिट पिटीशन में हाई कोर्ट क्वैश GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर। कंपनी का नाम है FADA ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ GST दिल्ली। आओ इस जजमेंट को पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है और GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑर्डर को हाई कोर्ट ने क्यों क्वैश कर दिया, इसके फैक्ट जान लेते हैं। द शो कॉज नोटिस डेटेड December 2019 give no detail as to the date and time on which petition authorized representative was to present himself for personal hearing। उन्होंने क्या है कि जो शो कॉज नोटिस भेजा उसमें यही नहीं लिखा कि किस दिन पेटिशनर का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आकर हेयरिंग अटेंड कर सकता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम फैक्ट दैट नाइदर द शो कॉज नोटिस नॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर वाज रिसीव्ड बाय पेटिशनर। फिर कहते हैं ना तो नोटिस मिला और ना ही ऑर्डर मिला पेटिशनर को। और वो कहते हैं कि नोटिस दिया 2 दिसंबर को और ऑर्डर पास किया 11 दिसंबर को, मतलब विद इन 1 वीक ही पास कर दिया।
petitioner say that he did not receive any intimation about the show cause notice, कहते हैं उनको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है शो कॉज नोटिस की, और द ऑर्डर कैंसिलिंग जीएसटी petitioner जीएसटी रजिस्ट्रेशन is on account of the fact that the then directors of the petitioner at the relevant time were at cross purposes, क्योंकि उस समय जो डायरेक्टर थे ना उनके बीच में चल रही थी लड़ाई, तो ना तो एसएससी को पता चला कि उनका जीएसटी नंबर के लिए कोई नोटिस इशू हुआ है, ना ही जीएसटी नंबर कैंसिल होगा ये पता चला। तो कहते हैं क्लोज परयूजल ऑफ ऑर्डर डेटेड 11 दिसंबर whereby the petitioner's registration was cancelled show that in fact there was no demand outstanding qua the petitioner, कि कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं है petitioner के अगेंस्ट। इन व्यू ऑफ द above the impugned order dated 26th of October 2021 passed by appellate authority and the order cancelling registration या सेट असाइड। बेसिकली क्या है, कोई डिमांड ही नहीं है उसके अगेंस्ट, तो कहते हैं कि ठीक है इस petitioner को अलाउ करने दो, जीएसटी में काम करने दो। ये जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, ये आगे भी रेलिवेंट होगी कि अगर केसेस जिनमें कोई डिमांड डिटरमाइन नहीं होती है और कुछ ऐसे डिस्प्यूट चल रहे थे पार्टीज के अगेंस्ट, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये इंश्योर करना कि एक तो पर्सनल हियरिंग की डेट प्रोवाइड की जाए, दूसरी चीज़ जो ऑर्डर या नोटिस है वो एक्चुअली रिसीव हो पर्सन को। अब फिर है एक गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट 17 मार्च की, सिविल एप्लीकेशन नंबर 2787/2022। केस का नेम है आर्या मेटाकास्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, गुजरात हाई कोर्ट। अब क्वेश्चन है प्रोविजनल अटैचमेंट शुड नॉट हैम्पर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन। अब आइए इसको पढ़ लेते हैं, क्या केस है ये। इन द फैक्ट ऑफ द केस undisputedly the respondent number 2 has not only provisionally attached the stock of goods lying at the factory premise of writ applicant, at the same time the respondent number 2 has also provisionally attached the demat account and current account of writ applicants. These are the valuable assets of the writ applicant, more particularly raw material and finished goods are valuable which are otherwise necessary for running the business of the applicant. अब कहते हैं इस केस में क्या हुआ, उन्होंने स्टॉक को अटैच कर लिया फैक्ट्री प्रोमाइस पे, डीमेट अकाउंट को अटैच कर लिया जिसमें शेयर्स या म्यूचुअल फंड होंगे, और करंट अकाउंट को भी अटैच कर लिया। अब वो कहते हैं कि ना हमारा बैंक भी खत्म, हमारे एसेट्स भी खत्म, हमारा स्टॉक भी अटैच हो गया, तो अब हम कुछ नहीं बिजनेस ही नहीं कर सकते। इवन ऑपरेटिंग द डीमेट अकाउंट एंड करंट अकाउंट आर एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर रूटीन बिजनेस और रिट एप्लीकेंट। टाइम एंड अगेन दिस कोर्ट एज वेल एज इवन द इंस्ट्रक्शन issued by higher authority of the respondent has directed the proper officer to ensure that their action of provisional attachment should not hamper normal business activity of taxable person। कहते हैं नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी ना खत्म हो जाए कि वो बिजनेस ही ना कर पाए। Even thereafter this court by judgment dated 27th of January 2022 in case of Utkarsh Ispat LLP versus State of Gujarat has an occasion to deal with similar fact whereby respondent authority has provisionally attached goods, stock and receivable and also bank account. The court did not approve the provisional attachment of the goods, stock and receivable, more particularly when the entire stock and receivable have been pledged and a floating charge has been created in favor of so and so bank. So the purpose of availing cash credit facility with the provisional attachment of goods, stock and receivable, the entire business will come to a standstill. अगर attachment कर दी तो business ही बंद हो जाएगा। इसीलिए for the aforesaid reason the present writ applicant succeed in part, वो इन पार्ट में जीत गया है। वी हेयर बाई क्वेश एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट टू डीमेट अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट ऑफ रिट एप्लीकेंट इज कंसर्न। सो फॉर प्रेयर ऑफ रिट एप्लीकेंट विद रिगार्ड टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, लैपटॉप, अदर डॉक्यूमेंट सीज ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग आर कंसर्न, सेम इज ऑल्सो डायरेक्टेड टू बी रिलीज फॉरविद ऑन कंडीशन दैट रिट एप्लीकेंट शैल फाइल एन अंडरटेकिंग बिफोर द रिस्पोंडेंट नंबर 2 hereby declaring that aforesaid goods, electronic item including mobile phone, laptop and other seized documents shall be retained in its original form and shall not be disposed of pending the investigation। कहते हैं कि भाई आपके स्टॉक, डीमेट अकाउंट और बैंक अकाउंट वगैरह तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो आपके बाकी चीज़ें हैं मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, अदर डॉक्यूमेंट्स, वो भी छोड़ देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उनको आप ओरिजिनल फॉर्म में रखोगे जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, और डिस्पोज ऑफ मतलब उनको बेचोगे या तोड़ के ख़राब नहीं करोगे। एट द सेम टाइम वी परमिट द रिस्पोंडेंट टू सिक्योर द ओरिजिनल डेटा बाय अवेलिंग नेसेसरी सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कि वो डेटा को सिक्योर कर लें, मतलब कॉपी कर लें डेटा को। बेसिकली ये जजमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली कोर्ट ये कहता है कि आप
अटैचमेंट तो करो एसेट्स की, बट ऐसा नहीं कर सकते कि किसी का बिजनेस ही बंद हो जाए, वो लीगली अलाउड नहीं है। फिर दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है 25 मार्च की, सी फॉर्म कैन नॉट बी डिनाइड फॉर टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अब ये वैट के अंदर होती थी, सी फॉर्म वैट के अंदर लेने होते थे, जिसके अंदर की अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदते थे तो 2% का टैक्स रेट लगता था, बट सी फॉर्म आज की डेट में रेलिवेंट नहीं है, एक्सेप्ट जो कि हम पेट्रोल और अल्कोहलिक लिकर वगैरह के ट्रांसफर के लिए चाहिए होता है, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर देते हैं। फिर ये वेस्ट बंगाल वैट की जजमेंट है 15%, अब वैट भी खत्म हो चुका है। अब ये जजमेंट है मद्रास हाई कोर्ट की 10 मार्च की, रिट पिटीशन नंबर 4264 ऑफ 2022, TVL एलामेडू कॉन्ट्रैक्ट्स वर्सेस कमीशन ऑफ कमर्शियल टैक्स मद्रास हाई कोर्ट। इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर है हाई कोर्ट डायरेक्ट रिस्टोरेशन ऑफ GST रजिस्ट्रेशन विच वाज कैंसल्ड फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब किसी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, उसका GST नंबर कैंसिल हो गया। अब हाई कोर्ट ने कहा कि बस GST नंबर जो कैंसिल हुआ है इसको ठीक करो, रजिस्टर करो। अब देखो ये बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबके साथ होता है। मैक्सिमम जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ क्लाइंट ऐसे होते ही हैं जिनके GST फाइलिंग नहीं हो पाती है किसी कारण से, या तो पैसे की वजह से या फिर अदर रीजन से, और उनका GST नंबर कैंसिल हो जाता है। तो ये जो जजमेंट है ये बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करेगी। आइए इसके फैक्ट पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसके अंदर क्या है। कहते हैं द petitioner has challenged the impugned order dated 16th July 2019 cancelling the GST registration. The impugned order proceeded to show cause notice dated 4th of July. It is the specific case of petitioner that the petitioner was not having business. कहता उसके बाद बिजनेस ही नहीं हो रहा था, and therefore the petitioner did not file return. कि बिजनेस नहीं था तो रिटर्न फाइल नहीं करी। It is submitted that the petitioner in any event would have filed only a nil return and that no prejudice has been caused to the respondent. कहता अगर वो करता भी रिटर्न फाइल तो नील की ही फाइल करता क्योंकि बिजनेस ही नहीं था। Petitioner further submit that the order was communicated electronically and since the petitioner had closed down the business, the petitioner was unaware of the cancellation of GST. It is therefore submitted that the impugned order is liable to set aside. वो कहता है कि हमने बिजनेस ही बंद कर दिया था, ऑर्डर इलेक्ट्रॉनिकली आया और हम बिकॉज बिजनेस बंद हो गया तो हम अवेयर नहीं थे इस ऑर्डर के लिए। अब डिपार्टमेंट सबमिट्स that the petitioner was given time to file application against the impugned order but failed to exercise such action and therefore no latitude should be given to petitioner under the provision of GST Act. It is therefore submitted that writ application is liable to be dismissed. वो कहता है कि petitioner के पास जो टाइम होता है रिवोकेशन एप्लीकेशन का उसने उसको अवेल ही नहीं किया, इसीलिए उसको कोई भी बेनिफिट देने की जरूरत नहीं है और उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए। हाई कोर्ट हेल्ड that no useful purpose will be served by keeping such SSC out of GST regime, as such SSC would still continue to do business and supply goods and not by bringing them back to GST regime, only the revenue will suffer. अब वो कहते हैं कि अगर एक SSC को GST से बाहर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, बिजनेस तो वो करेगा लेकिन फिर वो टैक्स जो है गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, तो इन एनी केस गवर्नमेंट का ही नुकसान है। फिर आगे कोर्ट डिसाइड करता है The petitioner are directed to file their returns for the period prior to cancellation of registration. If such returns have not already been filed, together with tax, interest, fine and fees within 45 days. वो कहता है कि जो कैंसिलेशन से पहले के जो पीरियड है उसकी सब रिटर्न फाइल करो, टुगेदर विद सारे की पेनल्टी, फीस, टैक्स, इंटरेस्ट सब कुछ मिला के, अगर अभी तक नहीं फाइल किए तो। और इट इज मेड क्लियर दैट सच पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, फीस एक्सेट्रा शैल नॉट बी अलाउड टू बी मेड और एडजस्टेड फ्रॉम एंड आउट ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट विच मे बी लाइंग अनयूटिलाइज्ड और अनक्लेम्ड इन द हैंड ऑफ एसएससी। और कहता है कि जो पेमेंट करनी है ना वो आप बैंक से करो, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज नहीं करोगे। और रिस्पोंडेंट शैल टेक सुटेबल स्टेप बाय इंस्ट्रक्टिंग GST नेटवर्क to make suitable changes in the architecture of GST website to allow these petitioners to file their returns and pay the tax oblique penalty oblique fine. और कहते हैं GST नेटवर्क को भी गाइडेंस ऑर्डर दिया जाता है कि वो अपने सिस्टम को इस हिसाब से बनाए कि ये petitioner जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइल कर पाए। बेसिकली इस जजमेंट में क्या हुआ कि एक पर्सन का बिजनेस बंद हो गया, इसके बाद अगर वो फाइल करता तो भी नील की रिटर्न फाइल करता, तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर ये नील की फाइल करता तो भी कोई नुकसान नहीं था petitioner को,
तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। तो गवर्नमेंट इसीलिए कहा कि जो पुराना टैक्स है वो सब वो बैंक से पे करेगा और उसका नंबर दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि वो जीएसटी में फिर से सारी सप्लाई कर पाए और जो भी टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करेगा। तो गवर्नमेंट का फायदा है, इसलिए इस केस में जीएसटी नंबर को रिस्टोर कर दिया गया। फिर एक जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट की 23 मार्च की, इंटरेस्ट पेबल ऑन जीएसटी रिफंड आफ्टर 60 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। अब देखो जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि 60 डेज के अंदर अंदर रिफंड अगर ग्रांट करना है तो इशू कर दिया जाएगा। कोर्ट की जजमेंट ये है कि अगर आपने 60 डेज के बाद ऑर्डर पास किया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एसएससी को। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। जीएसटी एग्जाम्प्ट ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट टू स्कूल पब्लिक एजुकेशन, ये भी इतनी रेलिवेंट नहीं है। कंसेशन रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सो एंड सो, ये भी नहीं है। जीएसटी नॉट पेबल ऑन गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की जजमेंट है हरियाणा की। इसको बेसिक में ही समझा देता हूँ आपको क्या प्रोविजन है। जीएसटी के अंदर एक प्रोविजन है ट्रांजैक्शन वैल्यू का, कि जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हो रही है उसी वैल्यू को टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा। बट इसमें एक क्लॉज है कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन रिलेटेड पर्सन के बीच है तो मार्केट वैल्यू ली जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए। अब होता क्या है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिलेटिव माना गया है, रिलेटेड पर्सन माना गया है जीएसटी के अंदर। तो अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 50,000 रुपये तक, तो कहते हैं उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर उससे ज़्यादा का गिफ्ट दिया तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। ये कुछ रिसेंट जजमेंट्स हैं जो कि जीएसटी के अंदर आ रखी हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।